नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पवन मिश्रा आपका रघुवीरा आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो प्रीवियस सीरीज़ थी उसको देख रहे थे कि उसके जो हर एक क्वेश्चन है उसको कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ और बिल्कुल कॉन्साइज एंड क्रिस्प तरीके से देख रहे थे। तो दोस्तों, आज की जो अभी तक जो हमने देखा था वो इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया के क्लाइमेट के बारे में था। तो आज जो है वो हम इंडिया के सॉइल्स के बारे में पढ़ते हैं कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और उन सब का क्या क्या उनमें खूबियाँ हैं, किस किस टाइप के क्रॉप्स उनमें ग्रो किए जाते हैं। तो इससे पहले अगर हम सॉइल को समझें कि सॉइल एक्चुअली में मिट्टी होता क्या है। तो दोस्तों, मिट्टी जो होती है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ को जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे अर्थ के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है क्रस्ट, जिसको भूपर्पटी बोला जाता है, उसके बाद एक मेंटल होता है और तीसरा कोर होता है। तो जो सॉइल होता है वो क्रस्ट का बिल्कुल ऊपरी पार्ट होता है, जो छोटे छोटे सैंड, सिल्ट और क्ले के कणों से बना होता है। तो मिट्टी पृथ्वी का वह ऊपरी सतह होता है जो फर्टाइल होता है और जो सैंड, सिल्ट और क्ले से बना हुआ होता है। ठीक है, और ये फर्टाइल होता है तो इसीलिए इस पे जो है कई सारे क्रॉप्स, ट्रीज और कई सारी चीज़ें ग्रो करती हैं। अब इंडिया में कई टाइप के सॉइल मिलते हैं, जैसे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल। ठीक है, और ऐसे कई सारे मार्सी सॉइल होते हैं। फिर एक होता है जो डेजर्ट एरिया में सॉइल मिलता है वो। तो आज की जो हमारी क्लास है वो इसी पे बेस्ड है। तो हम अगला अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें सॉइल में, तो सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। तो जो मैंने बताया था कि जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया था वो गोंडवाना से अलग होके बना था। और ये क्या हुआ था, लगभग 200 मिलियन ईयर अगो ये नॉर्थ डायरेक्शन में इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो मूव करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जब ये मूव करते करते जो आज का हमारा मेडागास्कर आइलैंड है, वहाँ पे एक रीयूनियन वॉल्केनिक हॉटस्पॉट है। तो जब वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ से जो ढेर सारे वॉल्केनो निकलते हैं वो इसकी मिट्टी में समा जाते हैं। क्योंकि वो उसी के ऊपर से होके जा रहा था, तो वहाँ से जो नीचे से वॉल्केनो जाता है वो पेनिनसुलर इंडिया की मिट्टी में मिल जाता है। तो वहाँ पे कई सारे बेसाल्टिक लावा का जो है डिपोजिशन हो जाता है पेनिनसुलर इंडिया में। तो इसीलिए हमारी जो ब्लैक सॉइल है इंडिया में, वो इसी जो बेसाल्टिक लावा है इसी के वेदरिंग से बना हुआ है। तो सॉइल फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा इज रेगूर सॉइल और ब्लैक सॉइल। दोस्तों, ब्लैक सॉइल को रेगूर सॉइल भी कहा जाता है। और अगर हम देखें कि इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, तो जो ब्लैक सॉइल है वो इंडिया में हम इस मैप के थ्रू देखते हैं। ये जो हमारा सौराष्ट्र वाला रीजन है, ठीक है, ये जो हमारा मालवा प्लेटू है अरावली और विंध्या के बीच में, और ये पूरा हमारा महाराष्ट्र, तेलंगाना और इन सब वाला क्षेत्र जो है, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़, इस सब क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इस मैप के थ्रू हम देख सकते हैं। और अगर एरिया वाइज देखें तो इंडिया में ब्लैक सॉइल या रेगूर सॉइल कहाँ पे मिलता है, नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू पे। आप देख रहे हो ये पूरा नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू पे ही है। ठीक है, अब नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू में कौन कौन सी जगह है, तो गुजरात का जो है वो सौराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, फिर है मालवा प्लेटू है, ठीक है, फिर है छत्तीसगढ़, और फिर है केजी वैली, कृष्णा गोदावरी वैली। दोस्तों, इनमें से 4 को आप ज़रूर याद रखोगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है। तो सौराष्ट्र, मालवा प्लेटू, महाराष्ट्र एंड केजी वैली, कृष्णा गोदावरी वैली। दोस्तों, ब्लैक सॉइल में कॉटन की पैदावार बहुत अच्छी होती है, इसीलिए ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट है सामने कि द रेगूर सॉइल यानी ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन ट्रैप
आर ब्लैक इन कलर। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो डेक्कन का ब्लैक सॉइल है और जो डेक्कन का रेगुर सॉइल है वो ब्लैक कलर का है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है दे आर रिच इन ह्यूमस। ये जो है वो ह्यूमस में धनी होते हैं, मतलब रिच, इनके पास ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है। उसका कारण क्या है, अगर हम ह्यूमस समझ लें तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। दोस्तों ह्यूमस होता क्या है, जब आप देखते हो कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी टहनियाँ टूट के गिरती है, उनके पत्ते बिल्कुल पुराने होके गिरते हैं नीचे, और फिर धीरे धीरे जो बैक्टीरिया हैं उन सब का डिकम्पोजिशन करते हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर के होते हैं। ठीक है। और इन्हीं को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। तो दोस्तों जो ब्लैक सॉइल है वो तो लावा से बनता है ना, और लावा आता है अंदर के मैग्मा से। और सोचो जो मैग्मा है वो तो पूरा आग का होता है ना, आग की लिक्विड, तो उसमें कुछ भी बचेगा नहीं, वो तो जल जाएगा ना। तो वैसे ही सोच लो कि ब्लैक सॉइल में ह्यूमस कैसे हो सकता है। ठीक है। तो लावा या ब्लैक सॉइल में कभी भी ह्यूमस नहीं हो सकता है। इवन लावा या जो ज्वालामुखी में लावा निकलता है उसमें कोई भी फॉसिल कैसे मिल सकता है, क्योंकि वो तो जल के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पे ना तो कोई फॉसिल मिलेगा, ना तो कोई बायो या ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। ठीक है। लेकिन ये जो मिनरल होते हैं इनमें ये धनी होते हैं लावा। हमें पता है कि लावा से ही हम लोग आयरन बनाते हैं, एल्यूमिनियम बनाते हैं, लाइम, मैग्नीशिया। ठीक है। तो ब्लैक सॉइल में ह्यूमस नहीं होता। ठीक है। ये हमारा गलत स्टेटमेंट होगा। उसके बाद है ब्लैक कॉटन सॉइल फॉर्म बाई वेदरिंग ऑफ। जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वो किसके वेदरिंग से बनती है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो फिशर वोल्केनिक रॉक के, वही मतलब वोल्केनिक रॉक मतलब वही लावा, मतलब वही बेसाल्टिक लावा। ठीक है। तो ये यूपीपीसीएस 2022 का क्वेश्चन है कि ब्लैक सॉइल किससे बनती है, तो ये वेदरिंग ऑफ फिशर वोल्केनिक रॉक से बनती है। दोस्तों जब हम वोल्केनो पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो वोल्केनो है वो 2 प्रोसेस से बनता है। एक तो होता है कि जब मैग्मा बाहर आ जाता है, और एक तो उसको बेसाल्ट कहा जाता है। लेकिन दूसरा केस ऐसा भी होता है कि जो लावा है वो अंदर ही रह जाता है। ठीक है। तो वहाँ पे जो रॉक है वहाँ के मोटे मोटे वहाँ पे यानी जो कोर्स ग्रेन बनते हैं तो उसको ग्रेनाइट कहा जाता है। तो हमारा जो ब्लैक सॉइल है वो बेसाल्ट से बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा कि जो ब्लैक सॉइल है उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, जैसे ब्लैक सॉइल रिटेन्स मॉइस्चर ऑफ लॉन्गर टाइम। जो ब्लैक सॉइल होता है वो जो है वो मॉइस्चर जो होता है, यानी जल का जो जल होता है उसको लंबे समय तक सोख के रखता है अपने पास, यानी वो मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली रहती है। ठीक है। तो उसका कारण दोस्तों ये होता है क्योंकि जो ब्लैक सॉइल है वो बेसाल्ट से बना यानी क्ले से बना है। तो जो भी क्ले होता है उसके पास वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। इस कारण से वो जो ब्लैक सॉइल होता है वो मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा समय तक रिटेन करता है। ठीक है। दूसरी क्वालिटी क्या होती है ब्लैक सॉइल की, दूसरी क्वालिटी ब्लैक सॉइल जो है वो सेल्फ प्लगिंग सॉइल है। मतलब ब्लैक मिट्टी, काली मिट्टी में अपने आप जुताई हो जाती है, प्लगिंग हो जाती है। उसका कारण ये होता है कि ये जो है वो क्ले से बनता है। तो जब इसमें पानी मिलता है तो वो पानी को सोख लेती है और बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है। ठीक है। लेकिन जब ये सूख जाती है तो इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं ड्राई सीजन में, और वो क्रैक्स देख के ऐसा लगता है कि जैसे मिट्टी की जुताई हुई है। उसके बाद तीसरी फीचर क्या होती है ब्लैक सॉइल की, कि ब्लैक सॉइल आर रिसेंटली या मेच्योर सॉइल। दोस्तों मेच्योर सॉइल का मतलब ये है कि वो सॉइल अपने न्यू एज में नहीं है, वो काफ़ी सारा डेवलप होने के बाद एक अच्छे स्टेज में पहुंच चुका है। तो जो ब्लैक सॉइल है ये लावा से बना होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड होता है, तो इसीलिए ये क्या है हमारा एक मेच्योर सॉइल है। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि ब्लैक सॉइल्स आर पुअर इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये हमने अभी देखा कि जो भी चीज़ लावा या मैग्ना से बनेगी उसमें कुछ भी ह्यूमस नहीं होगा, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा। दोस्तों नाइट्रोजन भी तो ऑर्गेनिक का ही पार्ट होता है, तो नाइट्रोजन में उसमें
नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है लावा सॉइल। लावा सॉइल कहो या ब्लैक सॉइल कहो, बात एक ही है। लावा सॉइल्स आर फाउंड इन मालवा प्लेटू। क्वेश्चन आता है बार बार कि मालवा प्लेटू जो है वो किस टाइप की मिट्टी में बनता है, तो मालवा प्लेटू जो है वो लावा के सॉइल में बनता है। ठीक है, सॉरी, मालवा प्लेटू पे जो है वो लावा सॉइल है, यानी ब्लैक सॉइल है। उसके बाद है कि विच सॉइल नीड्स लिटिल इरिगेशन एज इट रिटेन्स सॉइल वाटर। कौन सा सॉइल है जिसको इरिगेशन की कम ज़रूरत पड़ती है? क्यों? क्योंकि जब उसमें एक बार सिंचाई कर दी जाती है तो वो जो वाटर को होल्ड करके रखता है। तो दोस्तों ये है हमारा ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये जो है वो इसके पास हाई मॉइस्चर रिटेंशन लेवल होता है। तो ये कुछ जो हैं वो हमारे ब्लैक सॉइल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फीचर थे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो आगे टॉपिक है वो है लेटराइट सॉइल के बारे में। दोस्तों जो लेटराइट वर्ड होता है इसका मतलब होता है ब्रिक, जो हम ईंटा करते हैं उसी का होता है। तो लेटराइट सॉइल कुछ उसी टाइप का होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही इमर्ज होता है कि जो लेटराइट सॉइल है वो कहाँ पे मिलता है, यानी उसका एरिया क्या है। तो लेटराइट सॉइल जो है वो मालाबार कोस्ट पे मिलता है, यानी मालाबार जो कोस्टल रीजन है, हमने देखा था कि जो इंडिया में मालाबार कोस्टल रीजन है वो केरला एंड कर्नाटका में है। तो मालाबार कोस्टल रीजन में मिलता है। उसके बाद महाराष्ट्र के साउदर्न पार्ट में मिलता है। ये वाला रीजन देखो आप, ये मालाबार कोस्ट है, ये साउदर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है। फिर उड़ीसा आंध्र प्रदेश में मिलता है कुछ, और थोड़ा बहुत मेघालय में मिलता है। दोस्तों लेटराइट सॉइल जो होती है वो हमेशा ऐसे एरिया में मिलती है जहाँ पे धूप होता है और साथ में हैवी रेनफॉल होता है। ठीक है, तो लेटराइट सॉइल जो है वो मालाबार कोस्टल रीजन में, केरला कर्नाटका में, साउदर्न महाराष्ट्र में और मेघालय आंध्र प्रदेश उड़ीसा में मिलता है। ठीक है, अब लेटराइट सॉइल के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लेटराइट सॉइल, पहली बात क्या है कि रेड कलर in laterite site is due to diffusion of iron oxide as a result of heavy rain। दोस्तों जो लेटराइट सॉइल होता है, यानी जो ईंटा होता है, ब्रिक होता है, उसका रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे आयरन ऑक्साइड का बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है दोस्तों, ये ऐसे एरिया में मिलता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने के कारण जो सिलिका होता है और जो लाइम होता है मिट्टी से, वो वॉश अवे हो जाता है, मतलब वो बह जाता है। तो उसमें केवल आयरन ऑक्साइड बचता है, और आयरन ऑक्साइड वाटर से मिलके क्या करता है कि बहुत ही ज़्यादा उसमें क्या होने लगता है, डिफ्यूजन होने लगता है, जिसके कारण वो रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, अब जो लेटराइट सॉइल है ये भी जो है आप देखोगे जनरली उन्हीं क्षेत्रों में मिल रहा है जहाँ पे ब्लैक सॉइल था, उसके थोड़ा सा आउटर क्षेत्रों में। तो ये सॉइल भी क्या होते हैं, वो नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटास यानी जो बायो कंपोनेंट होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा पुअर होते हैं। लेकिन रिच किस में होंगे? सिंपल सी बात है, ये आयरन और एल्यूमिनियम में रिच होंगे, क्योंकि आयरन ऑक्साइड तो ये मिट्टी ही होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो सॉइल होते हैं वो लेस फर्टाइल होते हैं। ठीक है, लेकिन बट कैस्यू नट्स एंड टॉपिका आर ग्रोन वेल। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस टाइप के सॉइल में जो है वो कैस्यू नट और टॉपिका बोया जाता है? तो वो बोया जाता है हमारा लेटराइट सॉइल में। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो असर्शन एंड रीजनिंग का है। असर्शन ये है द परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन टोटल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश इज लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ वेस्ट बंगाल। यानी जो आंध्र प्रदेश में जो नेट सोन एरिया है, मतलब जितने क्षेत्रफल में खेती बोया जाता है, खेती होती है, उस मतलब कि खेती की जाती है, वो जो है वो आंध्र प्रदेश में लेस है कंपेयर टू वेस्ट बंगाल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है कि वेस्टर्न बंगाल जो है वो प्लेन एरिया में आता है और वहाँ पे एग्रीकल्चर यानी चावल वगैरह की
बहुत ज़्यादा खेती होती है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि आंध्र प्रदेश है लेटराइट सॉइल, तो ये हमने अभी देखा कि आंध्र प्रदेश जो है वो लेटराइट सॉइल है आंध्र प्रदेश के बाद। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों, पर आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेटराइट सॉइल वो कारण नहीं है जिसके कारण आंध्र प्रदेश में कम खेती होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कहीं पे एग्रीकल्चर को डिसाइड करती हैं, जैसे रेनफॉल होता है। प्लस लेटराइट सॉइल को भी हम अगर उचित उर्वरक और ऑर्गेनिक मैटर का यूज करें तो हम उसको ग्रो कर सकते हैं। तो वहाँ पे कम खेती तो होती है, पर उसका ये कारण नहीं है कि वहाँ पे जो लेटराइट सॉइल होती है उसके कारण वहाँ पे कम एग्रीकल्चर होता है। ठीक है। उसके बाद है लेटराइट सॉइल इज़ फाउंड इन हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल एरिया। मैंने आपसे पहले बताया कि लेटराइट सॉइल जो होती हैं वो लीचिंग के कारण बनती है। मतलब कि लीचिंग का मतलब सिंपली होता है किसी मिट्टी के क्षेत्रफल पे खूब बारिश हो रही तो ऊपर के जो तत्व होते हैं उसमें जैसे सिलिका, लाइम, ये सब बह जाते हैं और बाद में आयरन कारी बनता है। ठीक है। तो उसी को कहा है कि लेटराइट सॉइल इज़ फाउंड इन हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल एरिया। क्यों? क्योंकि दे आर फॉर्म बाय लीचिंग अवे ऑफ सिलिका मैटर एंड लाइम मैटर। हमें पता है दोस्तों सिलिका का कलर ब्लैक होता है और लाइम का कलर वाइट होता है। तो इस मिट्टी से ब्लैक और वाइट का कलर बह गया तो बचेगा तो रेड ही ना। तो इसी कारण ये जो सॉइल होता है वो क्या होता है, रेड कलर का होता है, एंड इट इज रिच इन ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। उसके बाद है लेटराइट सॉइल इज प्रीडोमिनेंट इन। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि लेटराइट सॉइल मेनली मिलता कहाँ है। तो मेनली अभी हमने देखा कि लेटराइट सॉइल जो है वो मालाबार कोस्टल रीजन में मिलता है। ठीक है, मालाबार कोस्टल रीजन। और अगर हम स्टेट वाइज देखें तो इंडिया का मैप ये है, इसको मालाबार कोस्ट कहते हैं। ये है हमारा केरला और ये है हमारा कर्नाटका। ठीक है। उसके बाद है हमारा कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पर लेटराइट सॉइल के बारे में। जैसे लेटराइट सॉइल्स ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिक रीजन, ये जो हैं वो ह्यूमिड ट्रॉपिक रीजन के हैं, ट्रॉपिकल रीजन के हैं। दोस्तों हमने अभी देखा कि ये जो है जनरली साउथ इंडिया वाले पोर्शन पेनिनसुलर प्लेटू में के पास होते हैं। और हम जानते हैं 23.5 डिग्री जो नॉर्थ के होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, उसके ऊपर जो होता है टेम्परेट होता है, लेकिन नीचे क्या होता है, ट्रॉपिकल होता है। तो ये वाला रीजन तो ट्रॉपिकल ही है। और ह्यूमिड का मतलब है कि वो बारिश वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि लेटराइट सॉइल्स आर सॉइल्स ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। दूसरा क्या है कि दे आर हाईली लीच्ड सॉइल, ये जो है हाईली लीचिंग होती है इनकी। तो ये भी हमने देखा कि हैवी रेनफॉल के कारण इनकी लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तीसरी है कि फर्टिलिटी इज़ लो, जो लेटराइट सॉइल होते हैं उनकी जो फर्टिलिटी होती है यानी उनमें जो उपजाऊपन होता है वो बहुत कम होता है। और इसका रीज़न ही ऑब्वियस है क्योंकि इन सॉइल के पास नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। अगला जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है कि दैट लेटराइट सॉइल्स आर पुअर इन लाइम। ये जो है लाइम यानी वाइट से मतलब लाइम की कमी होती है। वही हमने ऊपर देखा कि इनके पास लाइम और सिलिका की कमी होती है। उसके बाद क्या है कि सॉइल टाइप ऑफ इंडिया व्हिच इज इनफर्टाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ आयरन, जो आयरन की अधिकता के कारण जो है वो इनफर्टाइल हो गया है। ऐसा कौन सा सॉइल इंडिया में है? तो ऐसा है हमारा लेटराइट सॉइल। ठीक है दोस्तों, अभी तक जो हमने देखा वो देखा ब्लैक सॉइल एंड लेटराइट सॉइल के बारे में। अब आ गया इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सॉइल जो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा है, वो है हमारा एलुवियल सॉइल, जिसको हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी जो है वो जल के सोर्स यानी नदियों के द्वारा बनाई गई है। नदियाँ जब पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्रों की तरफ आती हैं तो पर्वतों में जो ये एरोजन करती हैं, अपघटन करती हैं, उनसे छोटे छोटे कण बालू, सैंड, सिल्का आदि को तोड़ के नीचे ले आती हैं। और फिर नीचे जब ये प्लेन एरिया में एंटर करती हैं, जब इनका स्लोप जो है वो कम हो जाता है तो ये अपने आसपास के क्षेत्रों में उनको डिपॉजिट यानी अपर्दित कर देती हैं। तो इससे बनता है हमारा एलुवियल सॉइल। जैसे इंडिया में नॉर्थ में जो गंगा यमुना का प्लेन है वो एलुवियल सॉइल का सोर्स है। तो
तो जो इंडिया में लार्जेस्ट सॉइल होता है वो कौन सा है? एलुवियल सॉइल है, जिसको हम लोग हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो सॉइल है ये हिमालय से निकलने वाली नदियों के या फिर जो हमारे वेस्टर्न घाट हैं उनसे निकलने वाली नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। तो इंडिया के लगभग 40% एरिया में जो है वो एलुवियल सॉइल मिलता है। अब दोस्तों इसमें जो एलुवियल सॉइल होता है इसकी चूँकि ये जो मिट्टी होती है वो बनाई जाती है नदियों के इरोजन एंड डिपोजिशन से। ठीक है, तो ये जो सॉइल होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल और एक होता है न्यू एलुवियल सॉइल। तो जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है उसको ज्योग्राफिकल टर्म में या लोकल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। और जो हमारा न्यू एलुवियल सॉइल होता है उसको क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। अब जो न्यू एलुवियल सॉइल है, न्यू एलुवियल सॉइल जो है ये ईयरली बेसिस पे लगभग बनता है। यानी आप देखते हो हर साल जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है तो नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और आता है बाढ़। तो ये बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टियाँ होती हैं जो हर साल बदलती रहती हैं, इसीलिए ये फर्टाइल भी होती हैं। इनका नाम होता है हमारा खादर। लेकिन जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती हैं जिनको हम लोग बांगर बोलते हैं, ये जो सॉइल हैं ये ऐसा नहीं है कि हर साल आता है, ये बहुत पुरानी मिट्टियाँ होती हैं। ये भी एलुवियल सॉइल ही होती हैं, लेकिन ये उन प्लेन में होती हैं जो थोड़ा हाई एरिया में होते हैं और जिन क्षेत्रों में बाढ़ हर साल नहीं आ पाता। मतलब जब नदी कभी बहुत ज़्यादा उफान पे होती है तब वहाँ तक पानी पहुँच पाता है। ठीक है, तो अगर इंडिया के मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल की बात किया जाएगा तो वो एलुवियल सॉइल होगा। दोस्तों इसका कारण ये होता है कि मोस्ट प्रोडक्टिव या मोस्ट फर्टाइल का मतलब वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही यूजफुल सॉइल है। तो वो सॉइल जिसमें सैंड भी होता है, क्ले भी होता है और सिल्ट होता है, इन तीनों का मिक्सचर होता है एक प्रॉपर रेशियो में, वही सॉइल एग्रीकल्चर के लिए अच्छी मानी जाती है। तो जो हमारा एलुवियल सॉइल है उसमें यही कैटेगरी होती है। इसमें लगभग 40% सैंड होता है, 40% क्ले होता है एंड 20% सिल्ट होता है। दोस्तों जो सिल्ट होता है ये क्ले का ही छोटा भाई कह सकते हैं, क्योंकि जो सिल्ट होता है वो क्ले के ही छोटे छोटे टुकड़ों को क्ले कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है इंडिया में जो लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप है, अभी हमने बताया कि वो हमारा एलुवियल सॉइल है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। ठीक है, उसके बाद है ओल्ड कछारी क्ले ऑफ गंगेटिक प्लेन इज आल्सो नोन एज। अभी हमने देखा कि जो हमारा गंगा यमुना का प्लेन है उसका जो ओल्ड कछारी क्ले यानी वही ओल्ड एलुवियल सॉइल है उसको बांगर या भांगर बोलते हैं, बानगर या भानगर बोलते हैं, जो भी नाम आएगा। ठीक है, ये जो एरिया होता है मैंने बताया इट इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ फ्लड, यहाँ पे हर साल बाढ़ नहीं आती है। ठीक है, अब जो हमारा एलुवियल सैंड सॉइल होता है, दोस्तों एलुवियल का मतलब होता है सैंड, क्ले और सिल्ट तीनों है, लेकिन एलुवियल सैंड सॉइल का मतलब है उसमें जो सैंड है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर किसी भी मिट्टी में सैंड की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? मिनिमम होती है। तो ऑप्शन में आया था यूपीपीसीएस में कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, तो वो कौन सी हमारी हो जाएगी? एलुवियल सैंड सॉइल। ठीक है, चूँकि हमने अभी पढ़ा था कि जो क्ले होता है ब्लैक मिट्टी में जो पाया जाता है, तो क्ले के पास वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब ये वाटर को रिसीव करता है तो बिल्कुल स्वेल करता है, मतलब बिल्कुल अपने अंदर वाटर को एक तरीके से सोखता है अपने अंदर। ठीक है, तो ये रैंकिंग बहुत बार आती है जो हमारा अगले क्वेश्चन में दिया है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल कौन कौन सी होती है। तो सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अभी हमने देखा क्ले होता है जिससे ब्लैक सॉइल बनता है, फिर हमारा क्ले का छोटा भाई सिल्ट होगा जो स्मॉल क्ले होता है, और तीसरे नंबर पे सैंड होगा। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के आधार पर क्ले, फिर सिल्ट, फिर सैंड आएगा।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है एसर्शन एंड रीजनिंग के फॉर्म में कि अमॉन्ग वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स क्ले रिटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। अभी हमने देखा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसका रीज़न क्या दे रहा है कि क्ले हैज़ पोर स्पेसेज ऑफ लार्ज साइज। तो ये स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत हो जाता है, क्योंकि पोर स्पेसेज मतलब क्या है कि मिट्टी के जो कण हैं उनके बीच जो आपस में पोर या छिद्र है। तो हम देखते हैं और वैसे भी अपने रियल लाइफ में भी देख सकते हैं कि जिन सॉइल में सैंड होता है उनमें पोर ज़्यादा होता है, छिद्र ज़्यादा होता है, और इसी कारण उनमें वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है। तो हमारा आर जो है वो गलत है और ए जो है वो सही है, बिकॉज सैंडी सॉइल हैज़ पोर स्पेसेज ऑफ लार्ज साइज। और अगर हम पोर स्पेसेस के आधार पर ऑर्डरिंग करें तो सिंपल सी बात है, सैंडी सॉइल सबसे पहले आएगा, फिर सिल्ट आएगा और फिर क्ले आएगा। ठीक है। उसके बाद है इन लोमी सॉइल पार्टिकल्स। जो हमारा लोमी सॉइल होता है, लोमी सॉइल एक तरीके से वही जो एलुवियल सॉइल होता है, इसको हिंदी में दोमट मिट्टी भी कहते हैं। तो इसमें सैंड जो है अभी हमने बताया कि 40% होता है, सिल्ट 20% एंड क्ले 40% होता है। ठीक है। और ये जो है वो मोस्ट मतलब कि सूटेबल होता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़। उसके बाद कौन सी ऐसी सॉइल होती है जिसमें जो फॉस्फेरिक एसिड होता है वो रिच क्वांटिटी में मिलता है? तो वो हमारा एलुवियल सॉइल ही है, जिसमें फॉस्फोरिक एसिड जो है वो रिच क्वांटिटी में मिलता है। और इसका कारण ये है कि ये सॉइल जो है वो नदियों द्वारा बना के लाई गई हैं, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती हैं। और नदियाँ जो है अपने हाई या यूथफुल स्टेज में क्या करती हैं, पहाड़ों को कट करती हैं और वहाँ से फास्फोरस का डिपोजिशन होता है। जो हम एनवायरनमेंट में फास्फोरस साइकिल पढ़ते हैं वो उसी का रिजल्ट होता है। उसके बाद कुछ यहाँ पे सॉइल दिए हैं और उनका क्या दिया है, नाम दिया है कि जैसे रेह, थुर एंड चोपन एंड कार्ल, ये किसके नाम हैं? तो ये तीनों जो चारों जो हैं ये सैलाइन सॉइल के नाम हैं। दोस्तों, सैलाइन सॉइल वो सॉइल होता है जिसमें साल्ट की मात्रा या क्षारपन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसके बाद है कि न्यूअर एलुवियल सॉइल इंडिया में कहाँ पे मिलते हैं, यानी जो खादर है वो इंडिया में मुजफ्फरनगर, दरभंगा, चंपारण, ये जो बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे मिलता है। तो अभी हमने देखा एलुवियल सॉइल, उससे पहले हमने देखा था ब्लैक सॉइल एंड फिर लैटराइट सॉइल। अब सॉइल के बारे में एक हमारा मिसलेनियस चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें रिमेनिंग टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर होंगी। तो फर्स्ट चीज़ हम जो पहले देख लेते हैं, ये जो मैंने एक मैप बनाया है, इस मैप में हम अगर रेड सॉइल की लोकेशन देखें तो आप देखोगे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र में रेड सॉइल मिलता है, और फिर यहाँ पे ये तमिलनाडु, केरला, थोड़ा सा कर्नाटका और महाराष्ट्र के साउदर्न क्षेत्रों में मिलता है। दोस्तों, अगर आपको इसको याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो लेटराइट सॉइल होता है और जो रेड सॉइल होता है वो आपस में सेम एरिया में एक दूसरे के आगे पीछे मिलते हैं, क्योंकि दोनों का जो बेसिक है वो सेम ही होता है, जो ओरिजिन होता है। ठीक है। तो जो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सॉइल ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हैव हाई कंटेंट ऑफ कैल्शियम। तो ये ऑब्वियस है, जो कैल्शियम होता है, जो कैल्शियम है हमारा, जैसे वो कैल्शियम का साल्ट होता है वो यहाँ वेस्टर्न राजस्थान यानी डेजर्ट वाले एरिया में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वे सॉइल जो होते हैं वो सैलाइन एंड एल्केलाइन सॉइल मिलते हैं वहाँ पे। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें सॉइल को उनके करस्पॉन्डिंग स्टेट के साथ मैच कराने को आता है कि जैसे जो डेजर्ट सॉइल होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, तो ये तो ऑब्वियस है कि ये राजस्थान में मिलते हैं। ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलते हैं, अभी हमने देखा कि ब्लैक सॉइल जो है वो नॉर्थ वेस्ट पेनिनसुलर इंडिया में मिलते हैं, तो ये जो है वो महाराष्ट्र में मिलते हैं। उसके बाद एलुवियल सॉइल कहाँ पे मिलेगा, तो जो गंगा यमुना का प्लेन है वो पूरा एलुवियल सॉइल से ही बना है, गंगा यमुना रिवर के द्वारा, तो ये उत्तर प्रदेश में एलुवियल सॉइल मिलता है। और रेड सॉइल कहाँ पे मिलता है, रेड सॉइल हमारा कहाँ पे मिलेगा, अभी हमने देखा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वाले क्षेत्र में। ठीक है। तो ये कुछ हमारे सॉइल दिए हैं और वो किन करस्पॉन्डिंग स्टेट में पाए जाते हैं उनको हमने देखा। अब जो हम एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इमर्ज होता है कि
जो कौन सा क्रॉप जो है वो क्या करता है कि नाइट्रोजन कंटेंट को सॉइल में इनरिच करता है। मतलब कि ऐसे कौन से क्रॉप को सॉइल में बोया जाए जिससे जो नाइट्रोजन की मात्रा जो है सॉइल में वो बढ़ जाए। तो दोस्तों हम लोग ये इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं कि जो लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं, यानी जो आप ऐसे समझो कि जो दाल या चने के जो ट्रीज होते हैं उनको लेग्यूम क्रॉप्स बोलते हैं। तो इनके जो जड़ें होती हैं उनमें क्या होता है कि एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, और वो जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें मिलने वाले नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। मतलब कि जो गैस होता है उसको नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको पौधे जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में ही लेते हैं। तो लेग्यूम क्रॉप्स वो क्रॉप्स होता है जो अगर सॉइल में ग्रो किया जाए तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी। और लेग्यूम क्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारा पी मटर होता है, पीनट्स होते हैं, मूंगफली, सोयाबीन्स, पल्सेज, लूबियंस, अल्फाल्फा एंड क्लोवर, ये कुछ हमारे लेग्यूम्स क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारा कि उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो वीट है, गेहूँ, राइस, ब्लैक ग्राम यानी उड़द एंड शुगर केन, इसमें कौन सा ऐसा क्रॉप है जो सॉइल की फर्टिलिटी ग्रो करने के लिए बोया जाता है। तो सॉइल की फर्टिलिटी अभी हमने देखा कि लेग्यूम क्रॉप से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो ब्लैक ग्राम यानी उड़द है वो लेग्यूम क्रॉप की कैटेगरी में आता है, तो इसी को बोया जा सकता है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो रेड सॉइल होता है, अभी हमने पढ़ा कि जो रेड सॉइल होता है उसमें रेड कलर होता क्यों है। तो रेड सॉइल का जो रेड कलर होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, क्योंकि ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने लेटराइट सॉइल में पढ़ा था कि ये जनरली ऐसे एरिया में मिलते हैं जहाँ पर अल्टरनेट में धूप और बारिश होती रहती है। तो जो सॉइल का जो सिलिका होता है जो सॉइल को ब्लैक कलर देता है, और सॉइल में जो लाइम होता है जो सॉइल को वाइट कलर देता है, वो दोनों लीच हो जाते हैं, और आयरन का जो आयरन और एल्युमिनियम बचता है, और वाटर के हाइड्रेक्शन के कारण वो क्या होता है फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो सॉइल को क्या देता है रेड कलर देता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा कि इंडियन जो सॉइल है, इंडियन सॉइल में किस माइक्रो न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा कमी है। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीटेड है। तो इंडियन सॉइल में जो जिंक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है उसकी कमी सबसे ज़्यादा है। इसको आप याद ऐसे रख सकते हो कि जिंक की ज़रूरत ज़्यादा है। तो जिंक जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंडियन की सॉइल में कमी है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो असर्शन एंड रीजनिंग का है कि द हिमालय सॉइल आर रिच इन ह्यूमस। हिमालय के जो सॉइल हैं उनमें ह्यूमस की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, और इसका रीजन क्या दे रहा है कि द हिमालयाज हैव द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो हिमालय है उसमें जो ज़्यादातर उसका एरिया है वो फॉरेस्ट कवर में है। तो आर जो है वो तो ट्रू है, क्योंकि हिमालय में हम देखते हैं अलग अलग टाइप के ट्रीज़ मिलते हैं। ठीक है, सिनकोना हो गया, देवदार हो गया, फर हो गया, बहुत सारे ओक हो गया, कई सारे टाइप के ट्रीज मिलते हैं। तो हिमालय का जो ज़्यादातर एरिया है वो फॉरेस्ट कवर है, पर जो हिमालयन सॉइल हैं वो ह्यूमस में रिच नहीं होते हैं। दोस्तों अभी हमने बताया था ह्यूमस का मतलब क्या होता है। ह्यूमस होता है कि जो ट्रीज की जो टहनियाँ होती हैं, पत्ते जो होते हैं, वो जब नीचे गिरते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनका डिकम्पोजिशन करके छोटे छोटे ऑर्गेनिक टुकड़ों में, ऑर्गेनिक पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, जो सॉइल में ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी नाइट्रोजन इन सब चीज़ों की मात्रा बढ़ाता है। बट जो हिमालयन एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि कोल्ड का एनवायरनमेंट होता है, तो मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो हाइबरनेशन स्टेज में होते हैं, और वो जो डिकम्पोजिशन होता है उसकी प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। तो आप देखते होंगे कि हिमालय के एरिया में जो पत्ते हैं वो वैसे पड़े के पड़े रह जाते हैं, उनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता, क्योंकि बैक्टीरिया ठंडी में क्या होते हैं सुस्त रहते हैं। तो हिमालयन जो सॉइल है वो ह्यूमस से रिच नहीं है। सो ए इज फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू स्टेटमेंट।
लो ह्यूमस इन हिमालयन सॉइल इज बिकॉज इट्स टेम्परेचर, क्योंकि ये एक टेम्परेट रीजन है। तो टेम्परेट रीजन है तो बैक्टीरिया क्या होंगे, वहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी लो होगी। दोस्तों जो हमारा हाई ये लो लैटिट्यूड होता है, जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होती है, वहाँ पे बैक्टीरिया के पास एनर्जी ज़्यादा होती है, वो एक्टिव ज़्यादा होते हैं, तो वो जो है वो डिकम्पोजिशन अच्छी मात्रा में करते हैं, तो वहाँ पे सॉइल में ह्यूमस अधिक होता है। ठीक है। उसके बाद है कि जो करेवा सॉइल है, करेवा सॉइल्स आर फाउंड इन, वो कहाँ पे मिलते हैं, तो जो करेवा सॉइल है वो हिमालय पे मिलते हैं। और हमें पता है कि जो करेवा सॉइल है वो सैफरून या जाफरान या के जो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन कई बार आ रहा है कि इन क्ले सॉइल, जो क्ले सॉइल होता है उसमें जो मैक्सिमम सॉइल वाटर अवेलेबल होता है टू प्लांट्स को, प्लांट्स के लिए, मतलब ऐसा कौन सा सॉइल है जिसमें प्लांट्स के लिए मैक्सिमम वाटर अवेलेबल रहता है, मतलब ये वही सॉइल होगा ना जिसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, और ऐसा सॉइल होता है हमारा क्ले सॉइल। ठीक है। एक्चुअली क्ले सॉइल में क्ले सबसे ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 50 to 55%, बाकी 45 या 40% सिल्ट होता है और 5% ही सैंड होता है। और ये जो सैंड होता है ये केवल एयर वेंटिलेशन का ही काम करता है, बाकी के मिट्टी में क्या होता है, वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन कई बार आरओ और यूपीपीसीएस में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उनकी डायमेंशन, उनकी डायमीटर क्या होती है, तो ये सिंपली आपसे डायमीटर ही पूछेगा। तो क्ले पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.002 मिलीमीटर होता है। ठीक है। तो क्ले का जो डायमीटर है वो 0.002 मिलीमीटर होता है, जबकि सिल्ट जो होता है वो 0.002 से 0.06 होता है, और सैंड हमें पता है कि 0.06 से 2 मिलीमीटर होता है। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो हमारा क्ले सॉइल है उसकी पार्टिकल जो उसका डायमीटर है वो कितना है, 0.002 मिलीमीटर। उसके बाद हमारा अगला है जो टॉपिक है वो है एसिडिक एंड अल्कली सॉइल। तो अ फर्टाइल सॉइल सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉमन क्रॉप, मतलब कि जनरली अगर हमें कोई भी कॉमन क्रॉप ग्रो करना है तो उस फर्टाइल सॉइल के लिए पीएच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो हमेशा अगर हमें क्रॉप को ग्रो करना है तो जो सॉइल होना चाहिए स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए। और हम जानते हैं पीएच वैल्यू अगर 7 न्यूट्रल होता है और 7 से कम एसिडिक होता है और 7 से कम बेसिक होता है। तो अगर हमें सॉइल, मतलब कि अगर सूटेबल सॉइल खोजना है क्रॉप को ग्रो करने के लिए तो हमें स्लाइटली एसिडिक खोजना पड़ेगा, दैट इज़ पीएच की वैल्यू जो है वो 6 से 7 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि किसी जो एसिडिक सॉइल होता है, मतलब जिसकी पीएच वैल्यू कम होती है 7 से, ऐसे सॉइल को कल्टीवेबल बनाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर सॉइल एसिडिक है तो हमें उसमें जोड़ना पड़ेगा बेस, और बेस होता है हमारा लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिडिक सॉइल को अगर हमें कल्टीवेबल बनाना है तो हमें उसमें बेस जोड़ना पड़ेगा, यानी हमें लाइम ऐड करना पड़ेगा। तो आपके पास सिंपली ऑप्शन देगा कि टू मेक एसिडिक सॉइल, क्या हमें ऐड करना है उसमें, लाइम देगा और कई सारे ऑप्शन देगा, तो लाइम इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। लेकिन अगर जो सॉइल है वो कैसा है, सैलिनिटी है और उसमें अल्कलिनिटी ज़्यादा है, तो सोल्यूशन फॉर सॉइल सैलिनिटी एंड सॉइल अल्कलिनिटी, उसमें हम क्या यूज करेंगे, उसमें हम यूज करेंगे जिप्सम। जिप्सम दोस्तों जो कैल्शियम CaSO4 होता है उसी का केमिकल नेम होता है जिप्सम। और ये क्या होता है, ये एक एसिड होता है और ये साल्ट को क्या करता है, खाता है। तो सॉइल के बीच में जो साल्ट होता है उसको ये एसिड क्या करता है, खा लेता है, मतलब कि उसको कंज्यूम कर लेता है। तो जिसके कारण जो साल्ट जो होते हैं वो वाटर के जो रूट्स होते हैं उनको अंदर जाने से रोक नहीं पाता, क्योंकि अगर जो साल्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो मिट्टी में साल्ट मिला होता है तो क्रॉप्स के रूट्स को अंदर तक जाने से रोकता है। तो ये जो जिप्सम होता है ये साल्ट को ईट कर लेता है, तो उसके बाद आराम से ट्री ग्रो किए जाते हैं। द सॉल्यूशन फॉर सॉइल सैलिनिटी एंड सॉइल अल्कलिनिटी इज टू यूज द जिप्सम इन द सॉइल। ठीक है।
तो जिप्सम मेक्स परकोलेशन ऑफ वाटर पॉसिबल, वही जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, उसके बाद है हमारा कि इन इंडिया मैक्सिमम अल्कली एरिया इज़ फाउंड इन, तो भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें मैक्सिमम अल्कली एरिया या मैक्सिमम अल्कली सॉइल मिलता है। तो ये अगर एरिया वाइज देखिए तो उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पे मैक्सिमम अल्कली एरिया मिलता है। ठीक है, यानी अल्कलाइन सॉइल एरिया मिलता है। उसके बाद एक इंस्टीट्यूट है, जैसा कि हम जानते हैं कि पीसीएस में काफ़ी क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। तो सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हमारा करनाल हरियाणा में है। ठीक है, इंडिया में जो लार्जेस्ट एरिया ऑफ सैलाइन सॉइल है वो कहाँ पे मिलता है दोस्तों। सैलाइन सॉइल का एरिया जो लार्जेस्ट है वो हमारा गुजरात में है। गुजरात में जो है वो सैलाइन सॉइल एरिया बहुत ज़्यादा है। हमें पता है कि गुजरात में रन ऑफ कच्छ है, तो वो सारा एरिया ही अपने आप में बहुत बड़ा है। तो इसी के कारण जो सैलाइन सॉइल होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, गुजरात में मिलता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो अल्कली सॉइल सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ मिलता है, अभी हम ऊपर देखे थे, वो हमारा मिलता है उत्तर प्रदेश में। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सेलिनाइजेशन अकर्स व्हेन द इरिगेशन वाटर एक्यूमुलेटेड इन द सॉइल इवेपोरेट्स लीविंग बिहाइंड द साल्ट एंड मिनरल्स। दोस्तों, जब हम एग्रीकल्चर में इरिगेशन अप्लाई करते हैं तो इरिगेशन में क्या होता है कि उस पानी में थोड़ा सा साल्ट वगैरह भी होते हैं। तो अगर किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा है वहाँ पे इरिगेशन करते हैं तो वाटर जो है वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पित होकर उड़ जाता है, और बचता क्या, उसमें जो वाटर के में जो साल्ट और मिनरल्स घुले होते हैं वही मिट्टी में बच जाता है। और ये जो साल्ट एंड मिनरल्स हैं, ये जो मिट्टी होता है उसके जो पोर होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उसमें जाके अटक जाता है। तो इसके कारण वो जो है वो सॉइल जो है वो इम्परमिएबल हो जाता है, और जो ही सीड है उसके जर्मिनेशन को और प्लांट के ग्रोथ को रोकता है। दोस्तों, सपोज करो कि अगर हमने कोई भी क्रॉप ग्रो किया है तो हम क्या करते हैं, उसमें सिंपली पहले सीड को ग्रो करते हैं, फिर बाद में इरिगेशन करते हैं। अब नीचे सीड है और ऊपर से इरिगेशन होके वहाँ से जो वाटर है वो इवेपोरेट हो गया और उसमें केवल साल्ट एंड मिनरल्स बचे, तो वो जो जहाँ से सीड के पौधे निकलते हैं उन्हीं को ब्लॉक कर देता है। तो इसीलिए जो सैलिनेशन होता है या जो ज़्यादा इरिगेशन होता है वो कभी कभी क्रॉप्स के लिए बैड होता है, जैसा कि पंजाब और हरियाणा में आजकल देखा जा रहा है ड्यू टू ओवर इरिगेशन। उसके बाद है यहाँ पे कि एसिडिक, एल्कलिनी, एलुवियल एंड रेग्यूर, इन चारों टाइप के सॉइल में टी प्लांटेशन के लिए सबसे अच्छा सॉइल कौन माना जाएगा। तो देखो, जो टी का प्लांट होता है उसको एक ऐसी मिट्टी चाहिए होता है जिसमें बिल्कुल भी सॉल्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि टी में अगर ज़रा सा भी वाटर लॉगिंग हुआ तो वो टी का क्रॉप बेकार हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हो कि जो टी और जो कॉफ़ी होता है, इनका जो प्लांटेशन होता है जनरली कहाँ पे होता है, हिली एरिया में होता है, जहाँ पे जो लैंड होता है वो कैसा होता है, उसमें स्लाइटली स्लोप होता है। तो उस स्लोप के कारण बारिश तो लगातार होती रहती है, लेकिन इनकी जड़ों में पानी लग नहीं पाता है, वो पानी कंटिन्यूसली फ्लो होता है। तो इन चारों टाइप के सॉइल में जो एसिडिक सॉइल होता है जिसमें बिल्कुल भी साल्ट नहीं होता है, वो सॉइल जो होता है टी के लिए मोस्ट सूटेबल सॉइल माना जाता है। उसके बाद है कि जो ऊसर सॉइल होता है यानी जो अनउपजाऊ सॉइल होता है, उसके बारे में कुछ अच्छी बातें कि मतलब उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो अभी हमने बताया कि अगर किसी भी सॉइल को फर्टाइल होना है, उसमें एग्रीकल्चर अच्छे से करना है, तो वो स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, दैट इज़ ऊसर सॉइल। इसीलिए जो ऊसर सॉइल होता है उसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। 7 से ज़्यादा का मतलब उसमें बेसिक हो गया, साल्ट हो गया, साल्ट के कारण वाटर लॉगिंग होगा और फिर वो क्रॉप के ग्रो को होने नहीं देगा। दूसरा क्या है हमारा कि तो जो ऊसर सॉइल होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि पैडी क्रॉप कैन बी ग्रोन इन इट। जो ऊसर सॉइल होता है उसमें पैडी क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। हमें पता है कि पैडी क्रॉप के लिए वाटर ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसीलिए ऊसर सॉइल में पैडी क्रॉप ग्रो किए जा सकते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि रिक्लेम्ड बाई, जो ऊसर सॉइल होते हैं उनको रिक्लेम करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो जो ऊसर सॉइल होते हैं उनको रिक्लेम करने के लिए जिप्सम को ऐड करना पड़ता है और ग्रीन मैन्योर
दोस्तों जो ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद है उसको ऑर्गेनिक पर्पज़ यानी नाइट्रोजन वगैरह की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया जाता है। और जिप्सम का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सॉइल जो होता है वो सैलाइन सॉइल होता है, तो जिप्सम एसिड होता है, तो साल्ट को खाने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। कहीं भी जब सैलाइन सॉइल होता है तो उसको फर्टाइल बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा सॉइल का जो लास्ट चैप्टर है वो स्टार्ट होता है, जिसमें है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन के बारे में। दोस्तों अगर हम सॉइल इरोजन को मतलब समझें तो क्या होता है, अभी हमने स्टार्टिंग क्लास में बताया है कि जो मृदा का जो मिट्टी जो हमारे अर्थ होता है, जो उसका ऊपरी पार्ट होता है उसी को सॉइल कहते हैं और वो फर्टाइल होता है और उसमें छोटे छोटे कण होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ जियोग्राफिक फैक्टर के कारण या ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण मृदा का जो ऊपरी परत है वो नष्ट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपता है, वो कम हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं और इसी को रोकने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। तो द मोस्ट अफेक्टेड रीजन बाय सॉइल इरोजन इंडिया में कौन है, ये तो हमें जनरली पता ही होता है। इंडिया का जो मोस्ट अफेक्टेड रीजन है सॉइल इरोजन के कारण वो है बैडलैंड ऑफ चंबल एंड यमुना। चंबल और यमुना रीजन का जो बैडलैंड है वो उसी को हम लोग क्या करते, वही क्या है, वो मोस्ट अफेक्टेड रीजन है ऑफ ड्यू टू सॉइल इरोजन। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये है। उसके बाद क्या है, वेस्टर्न हिमालय वाला रीजन है। वेस्टर्न हिमालय में वेस्टर्न हिमालय में जो शिवालिक वाला क्षेत्र है वहाँ पे भी सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हुआ है। और तीसरा है छोटा नागपुर प्लेटू है जो कि मंडल के कारण, और मालवा प्लेटू है, ये वही चंबल वाले क्षेत्र में ही आता है। ठीक है, तो जो मोस्ट अफेक्टेड रीजन है बाय सॉइल इरोजन वो है बैडलैंड ऑफ चंबल एंड यमुना, वेस्टर्न हिमालयाज एंड छोटा नागपुर प्लेटू एंड मालवा प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू को आप याद रख सकते हो मिनरल्स के कारण। मालवा प्लेटू में तो चंबल का वो जो चंबल घाटी है जहाँ पे बहुत ही आप समझ रहे हो कि चंबल के रेवाइन मिलते हैं, बैडलैंड टोपोग्राफी मिलती है, वो है। उसके बाद ऊपर तो वही लिखा है। और वेस्टर्न हिमालय में जो वेस्टर्न हिमालय का जो शिवालिक वाला क्षेत्र है, फुट हिल है, जहाँ पे खूब बारिश के कारण सॉइल की जो है लीचिंग होती है। तो अगर लेकिन इन चारों ऑप्शन में ही अगर पूछता है कि जो मोस्ट क्रिटिकल हैं फॉर सॉइल इरोजन वो कौन सा है, तो मालवा प्लेटू, फुट हिल एरिया ऑफ शिवालिक रेंज का जो फुट हिल एरिया है, और जो दंडकारण्य क्षेत्र है, और जो मेघालय प्लेटू है, इन चारों में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट क्रिटिकल सॉइल इरोजन है वो कहाँ पे होता है, फुट हिल एरिया ऑफ शिवालिक। दोस्तों ऊपर आप देखे थे, अगर सबसे ज़्यादा वैसे पूछता है तो बैडलैंड वाला एरिया होता है चंबल का, जो रेवाइन वाला एरिया है। लेकिन इस ऑप्शन में चूँकि चंबल वाला एरिया नहीं दिया है तो दूसरे नंबर पे फुट हिल ऑफ शिवालिक रेंज ही है, तो ये दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो मोस्ट क्रिटिकल अमंग द गिवन ऑप्शन इज फुट हिल एरिया ऑफ शिवालिक रेंज, लेकिन ओवर आप पूछता है तो चंबल का जो क्षेत्र है वो होता है। उसके बाद है लार्जेस्ट एरिया अंडर सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल का लार्जेस्ट एरिया कहाँ पे है, दैट इज सैलाइन सॉइल। इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया किस राज्य में पाया जाता है, तो अभी हमने देखा था ऊपर, गुजरात जो राज्य है वहाँ पे सैलाइन सॉइल एरिया सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो गुजरात होता है, फिर उत्तर प्रदेश होता है, फिर हरियाणा होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा मोस्ट अफेक्टेड एरिया बाय सॉइल इरोजन। तो अभी मैंने बताया कि आपको कि अगर मोस्ट अफेक्टेड एरिया ऑफ सॉइल इरोजन कौन सा है, वो चंबल वैली है, जो चंबल का रेवाइंस है वहाँ पे गली इरोजन के कारण बहुत ही ज़्यादा मोस्ट अफेक्टेड सॉइल इरोजन एरिया वो है। ठीक है, उसके बाद है हमारा कि इन मध्य प्रदेश जो चंबल वैली इरोजन है वो किन किन डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो मोरेना एंड भिंड डिस्ट्रिक्ट में चंबल वैली इरोजन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आपसे ये पूछें कि चंबल जो रेवाइंस है वो सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन वाला एरिया है, पर उसका रीजन क्या है, तो दोस्तों उसका रीजन क्या है, वो गली इरोजन उसका रीजन है। गली इरोजन के कारण यहाँ पे क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हुआ है। दोस्तों जब सॉइल होती है, सपोज करो ये कोई मिट्टी होती है, तो यहाँ पर तेज़ गति से बारिश होती है तो पहले तो ऊपर का एरिया जो मिट्टी है उसको बहा के ले जाते हैं, फिर क्या होता है धीरे धीरे उस मिट्टी में क्रैक्स डेवलप होते हैं, और फिर वही क्रैक बढ़ते बढ़ते एकदम गली की तरह बन जाते हैं। तो इतने लेवल पे जाके यहाँ पे इरोजन हो गया है। ठीक है, तो तो जो चंबल वाला एरिया है वो गली इरोजन के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उतना ज़्यादा सॉइल इरोजन है वहाँ पे। ठीक है,
उसके बाद है कि करेक्ट आर्डर ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का जो करेक्ट प्रोसेस होता है, मतलब किस किस स्टेप में होता है, तो सबसे पहले होता है स्प्लॉश इरोजन। स्प्लॉश इरोजन का मतलब ये होता है कि जब मिट्टी पे रेन के ड्रॉप गिरते हैं तो उसके कारण जो छोटे छोटे कुछ कण बह जाते हैं या फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसको बोला जाता है स्प्लॉश इरोजन। स्प्लॉश इरोजन के बाद होता है सीट इरोजन। दोस्तों, सीट इरोजन का मतलब ये है कि सपोज करो इतना एरिया था और यहाँ तेज़ गति से बारिश हुई तो पानी के साथ इस पूरे एरिया की मिट्टी बही गई, तो एक सीट की तरह पूरी मिट्टी जो है वो बहा के ले गई और वहाँ पे अनउपजाऊ हो गया। तो सीट इरोजन जो है वो इसका दूसरा स्टेप होता है। तो पहले स्प्लॉश इरोजन होता है, फिर सीट इरोजन होता है, फिर उसके बाद होता है उसके बाद स्प्लैश इरोजन होता है, फिर होता है सीट इरोजन और तीसरा स्टेप होता है हमारा रिल इरोजन। दोस्तों, रिल इरोजन का मतलब वही होता है कि जो छोटे छोटे नलियाँ बन जाती हैं, बिल्कुल पतली पतली नलियाँ होती हैं, उनको रिल इरोजन कहते हैं। और वही रिल इरोजन आगे बढ़ बढ़ के होता है, वो हो जाता है बिल्कुल यही छोटा जो छिद्र है, फिर क्या होता है इतना बड़ा हो जाता है, तो ये गली इरोजन हो जाता है। ठीक है, तो सॉइल इरोजन का जो प्रोसेस है, पहला है स्प्लॉश इरोजन, फिर है सीट इरोजन, फिर होता है रिल इरोजन और फिर होता है गली इरोजन। तो जो चंबल वैली है वो बिल्कुल लास्ट वाले इरोजन में पहुंच चुकी है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा इरोडेड लैंड है। ठीक है, उसके बाद है फार्म लैंड टेंड्स टू इरोड मोस्ट रैपिडली व्हेन प्लांट विथ सोरगम। यानी जो सोरगम का प्लांट होता है उसके कारण जो फार्म लैंड होता है वो सबसे ज़्यादा इरोड होता है। तो फार्म लैंड टेंड्स टू इरोड मोस्ट रैपिडली व्हेन प्लांटेड विथ सोरगम। तो जो सोरगम का ट्री होता है वहाँ पे जो कोई भी जो फार्म लैंड है वहाँ पे अगर सोरगम की खेती की जाती है तो वो जो है सबसे ज़्यादा सॉइल इरोडेड होता है। ठीक है, उसके बाद है कि सॉइल फर्टिलिटी कैन बी इन्हांस बाई। सॉइल को अगर फर्टाइल बनाना है यानी सॉइल का कंजर्वेशन करना है तो हम क्या क्या उसमें कर सकते हैं। कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे क्रॉप को रोटेट कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि सेम टाइप के क्रॉप जब एक एरिया में बार बार ग्रो किए जाते हैं तो वो एक ही टाइप के मिनरल्स की डिमांड करते हैं और वो मिनरल लगातार ख़त्म होता रहेगा तो सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी। तो इसीलिए अगर अलग अलग क्रॉप को पहले एक बार गेहूँ बोल दिया, फिर अगले बार लेग्यूम क्रॉप बोल दिया, तो उसमें नाइट्रोजन भी आने लगेगा। तो क्रॉप रोटेशन होता है। फिर होता है मिक्स्ड कल्टीवेशन, मतलब अलग अलग क्रॉप को एक साथ मिक्स करके बो दिया जाए, जैसे गेहूं के साथ क्या बोल दिया जाए, सरसों बो दिया जाए। उसके बाद होता है एक मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड भी होता है। और फिर सीड मॉडिफिकेशन, सीड को अगर हम ऐसा मॉडिफाई करें कि वो जो है कम मिनरल्स एक्वायर करे, तो ये सब कुछ प्रोसेस होते हैं जिनके द्वारा सॉइल की फर्टिलिटी जो है मेंटेन की जा सकती है। दीज प्रोसेस विल इन्हांस द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, लेकिन ये सॉइल की जो मेथड, एक सेकंड, सॉइल फर्टिलिटी जो है किस किस के द्वारा इम्प्रूव होगी। एक तो क्रॉप रोटेशन के द्वारा, मिक्स्ड कल्टीवेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड के कारण। लेकिन जो सीड का मॉडिफिकेशन है, लेकिन जो सॉइल मॉडिफिकेशन का मेथड है उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाती है लेकिन सॉइल का फर्टिलिटी नहीं बढ़ती। तो ऊपर वाले जो तीनों मेथड हैं वो किसके हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के मेथड हैं। उसके बाद है रोटेशन ऑफ क्रॉप इज इसेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। अभी हमने देखा कि ऊपर भी देखा कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्रॉप को रोटेट करने पड़ता है, क्योंकि सेम टाइप के क्रॉप्स जो होते हैं वो रिपीटेडली एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट्स की डिमांड करते हैं। उसके बाद है अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन इंडिया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कौन से मेथड जो हैं वो सॉइल कंजर्वेशन के लिए बेस्ट हैं। तो इंडिया में एक तो क्रॉप रोटेशन है, क्योंकि इंडिया में गेहूँ चावल की ही खेती ज़्यादातर बार बार होती रहती है। तो सॉइल कंजर्वेशन का इंडिया में जो बेस्ट मेथड है वो है क्या है, क्रॉप रोटेशन। और दूसरा है टेरेसिंग फार्मिंग। दोस्तों, वहाँ पे की जाती है जो हिली एरिया होते हैं, स्लोप वाले एरिया होते हैं वहाँ पे, ताकि जो वहाँ की जो सॉइल हो वो कंजर्व हो सके। और तीसरा कौन सा मेथड है इंडिया में, विंड ब्रेक्स का मतलब क्या है कि खेत के चारों ओर पौधे लगा देना, जिससे जो हवाओं के साथ जो बालू के कण आदि वगैरह उड़ के आते हैं और मिट्टी में मिलकर उसको इनफर्टाइल करते हैं, उस प्रोसेस को रोका जा सकता है। मोस्टली ये जो राजस्थान का डेजर्ट एरिया है वहाँ से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की मिट्टी को बचाने के लिए किया जा सकता है।
तो और चौथा मेथड क्या है, अफॉरेस्टेशन, यानी फिर ढेर सारे पेड़ लगाए जाएं। तो इंडिया में जो सॉइल कंजर्वेशन की ये 4 मेथड बिल्कुल अब सूटेबल होते हैं, क्रॉप रोटेशन, टेरेसिंग, विंड ब्रेक्स एंड अफॉरेस्टेशन। ठीक है। उसके बाद ये जो सैंड फेंसेज होते हैं ये क्या होते हैं, जनरली डेजर्ट एरिया में सैंड के एक्सपेंड करने से रोके जाते हैं। ठीक है। तो सैंड फेंसेज आर यूज्ड फॉर स्टॉपिंग वांडरिंग सैंड्स इन डेजर्ट एरिया। ये सॉइल कंजर्वेशन के मेथड नहीं होते हैं। डिफॉरेस्टेशन जो है इज अ मेजर रीजन फॉर सॉइल इरोजन एज अ सॉइल बिकॉज एज सॉइल्स आर बाउंडेड बाई। जो डिफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज फॉर सॉइल इरोजन बिकॉज सॉइल आर बाउंडेड बाय द रूट्स। तो जो पेड़ होते हैं उनके रूट्स जो होते हैं वो मिट्टी को बांध के रखते हैं, तो सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं तो सॉइल का इरोजन होता है। तो ये प्रोमिनेंट कॉज है इंडिया में सॉइल इरोजन का। और ओवर ग्रेजिंग के कारण भी जो है डिफॉरेस्टेशन जो है इंडिया में जो मेजर रीज़न है वो सॉइल इरोजन का है। उसके बाद है कि कुछ मेथड जो है इंडिया में सॉइल कंजर्वेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं, जैसे एक अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, यानी ढेर सारे पेड़ लगाए जा सकते हैं। दूसरा है कॉन्टोर टिलेज कर सकते हैं। तीसरा है बैनिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं उसको रोका जा सकता है। ये सब मेथड हैं सॉइल कंजर्वेशन के। दोस्तों कॉन्टोर टिलेज का मतलब ये होता है कि जो किसी भी हिली एरिया में स्लोप होता है उसके परपेंडिकुलर खेतों की जुताई करना, जिससे जब वहाँ पे इरिगेशन किया जाए तो पानी के साथ सारी मिट्टी बह के नीचे ना जाए। ठीक है। उसके बाद है प्रैक्टिसेस फॉर वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अगर हमें वाटर को कंजर्व करना है तो कौन कौन से प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं। एक होता है हमारा जीरो टिलेज। जीरो टिलेज का मतलब ये होता है कि बिल्कुल खेतों की जुताई ही नहीं करेंगे, यानी सॉइल को बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अगर हम सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो मॉइस्चर हैं वो जो स्टोर है वो क्या है, भाप बन के उड़ नहीं पाएगा। दूसरा कारण क्या है, यूजिंग जिप्सम बिफोर इरिगेशन। इरिगेशन से पहले हम क्या कर लेंगे, जिप्सम यूज कर लेंगे। और हमने अभी बताया कि जो जिप्सम होता है वो साल्ट को खा लेता है, तो साल्ट के खाने के कारण वाटर का पर्कोलेशन अच्छे से होता है, यानी वाटर जो है छिद्रों के द्वारा अंदर तक जाके स्टोर होता है। और तीसरा क्या है, अलाउिंग क्रॉप रेसिड्यूअल टू रिमेन इन द फील्ड। अगर क्रॉप के रेसिड्यू यानी जो स्टबल बर्निंग होती है पंजाब हरियाणा में, अगर उसको जलाने के बजाय खेतों में छोड़ दिया जाए तो भी पानी को वो क्या करते हैं, चूँकि वो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं। दोस्तों आज की क्लास जो है वो यहीं तक रखते हैं। आज हमने इंडियन सॉइल के बारे में, उनके टाइप को, उनके यूटिलाइजेशन को, उनके कंजर्वेशन को, हर चीज़ को बहुत अच्छे से देखा। तो अगर आपका कोई भी सजेशन है या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।